नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा, जिसमें हम साहित्य से संबंधित हर एक विषय पे हम चर्चा करते हैं और ख़ास तौर से लेखकों से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष चंद्र कुशवाहा जी और इन्होंने करीब इतिहास में और साहित्य में करीब मिला के 26 किताबें सर लिखी हैं। तो सुभाष जी का मैं बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जी। तो सर पहले तो हम किताबों के बारे में जानना चाहेंगे कि मैं कोशिश तो ये कि आप वैसे सारी बताने में समस्या होगी, वैसे मुख्य तौर पे कौन सी किताबें हैं जो ज़्यादा चर्चित हैं? देखिए, चर्चित किताबों के बारे में पाठक बताए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, एज ए लेखक, मैं खुद एक लेखक होकर अपनी किताबों की तारीफ़ करूं ये उचित नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्रामीण परिवेश से मैं आया हूँ जी सर। और मेरी कोशिश ये रही कि अपनी लेखनी में गांव की व्यथा, कथा, दुख दर्द, संवेदना, गांव का जीवन, संघर्ष हमारी रचनाओं में आए। और इसलिए मैंने शुरुआत जो की वो बहुत थोड़े दिन तक मैंने कविता की, लेकिन मुझे लगा कि केवल कविता के माध्यम से इस व्यापक जो घेराबंदी है गांव की, जो व्यापक दुख दर्द है, विडंबना है, संघर्ष है, उसको मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने कथा साहित्य में प्रवेश किया और हिंदी में ग्रामीण कहानियों को सामने लाने का प्रयास किया। जैसे मेरे साथ ये कुछ आपकी किताबें उपलब्ध हैं, ये अभी कुछ दिन पहले ही आई थी ना, कुछ दिन या महीने हो गए हैं इसको, भील विद्रोह। इसमें किसकी कहानी है? इसमें इतिहास? देखिए, भील विद्रोह कहानी की किताब नहीं है, वो इतिहास की किताब है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपने कथा साहित्य में गांव के यानी वंचित समुदाय के दुख दर्दों को व्यक्त किया है। उसी तरह मुझे लगा कि इतिहास में वंचित तबकों का इतिहास लिखा ही नहीं गया है, या ठीक से व्यक्त नहीं हुआ है, या उनको जितनी जगह इतिहास में मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। तो एक वंचित समुदाय से आने के नाते, गांव से आने के नाते मेरा कर्तव्य था कि वंचित समुदाय का, जिसमें दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, ओबीसी भी हैं, या अन्य हाशिए के समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, उनके इतिहास को दर्ज किया जाए और पाठकों को बताया जाए कि देश की आज़ादी में, देश के संघर्षों में, इस धरती के आपाधापी में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बलिदान वंचितों का है, गरीबों का है, आम आदमी का है, राजे रजवाड़ों का नहीं है। इसलिए मैंने भीलों के, जो कि भील व्यापक क्षेत्र में रहती है, आपके बुंदेलखंड में आप देखेंगे तो बुंदेलखंड जहाँ ख़त्म होता है, मालवा जहाँ से शुरू होता है, जी सर, वहीं से शुरू होते हैं भील। और भीलों का क्षेत्र पूरा खांडवा, इंदौर से लेकर औरंगाबाद, पुणे, महाराष्ट्र तक जाता है, फिर राजस्थान जाता है। एक व्यापक भारत की तिहाई 1/3 भूभाग जो है भीलों की है। और भील आदिवासियों ने कभी अंग्रेज़ों से पीठ नहीं दिखाई। भील आदिवासी लगातार 125 साल तक लड़ते रहे और इतिहास में कहीं दर्ज नहीं। तो उनके इतिहास को कौन लिखेगा? अच्छा तो होता कि भील समुदाय का ही कोई लेखक इसको लिखा होता, ये काम उन्होंने किया नहीं। तो चौरी चौरा विद्रोह, मैंने जब चौरी चौरा एक स्थानीय घटना थी गोरखपुर का, जिसका वैश्विक प्रभाव पड़ा, एक किताब मैंने लिखी जो पेंगुइन से आई, चौरी चौरा विद्रोह और स्वाधीनता आंदोलन। उसमें मैंने मुसलमानों के, निम्न जातियों में चमार जातियों के और मलाहों के, भरों के, केवटों के, यादवों के और कोयरियों के, तमाम जातियों के संघर्षों को रेखांकित किया। और उसी के साथ मैंने कहा कि आदिवासियों के भी क्षेत्र में हमें काम करना होगा, क्योंकि जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और इसलिए मैंने भील विद्रोह के 125 साल पर मैंने काम किया। और लगभग अब इस किताब में देखेंगे 200 से ज़्यादा भील नायकों की खोज किया जो इतिहास में अब तक ओझल थे। और अब पाठक उसको जान पाएंगे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अंग्रेज़ों से, और वो प्रमाणिक दस्तावेज पर लिखी गई हैं। एक कथा कहानी नहीं है कि किसी ने बताया हमने लिख दिया। उसके दस्तावेज हैं जो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में रखे हुए थे,
जो ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी में रखे हुए थे, जो भारत की नेशनल आर्काइव में रखे हुए थे, उन दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करते हुए वंचितों के, भीलों के इतिहास को दर्ज किया गया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी इस किताब को आए 1 वर्ष ही हुआ है और इसके 2 संस्करण आए और पाठकों ने इसको पसंद किया है, और ख़ास करके भील आदिवासियों ने ज़्यादा पसंद किया है और ये किताब उनके बीच में चर्चित हो रही है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, पाठकों के रिस्पांस से, उनके जो फीडबैक हमें मिल रहा है उससे लग रहा है कि ये सफल है। जी, जो इतिहास छूटा था आपने उसको कवर किया है। जी हाँ, बिल्कुल। इतिहास में जो रणबांकुरे अपना सर कटा दिए और वो दर्ज ही नहीं हुए, दर्ज वो हुए जो उनके सिर काटने में के दोषी हैं, वो इतिहास में दर्ज हो गए, और जिन्होंने बलिदान दिया उनको आपने भुला दिया। ये गजब का इतिहास आपके देश में लिखा गया था। जो राजे रजवाड़े अंग्रेजों की गुलामी करते थे या अंग्रेजों के साथ रहकर इस देश की जनता से गद्दारी करते थे, बुंदेलखंड के बहुत सारे राजा हैं, मैं आप उनका नाम लूँगा तो आपको आपत्ति भी हो सकती है, वो सब संसद में मौजूद है, दर्ज हो गए। जी सर है। लेकिन इतिहास में उनको गद्दार ही दर्ज किया जाएगा जब आप पढ़ेंगे तो। बहुत सारे लोग बलिदान हो गए। गोंडों का साम्राज्य था आपके यहाँ, धामोनी का नाम आपने सुना होगा। बिरदालाल वर्मा बुंदेलखंड के, उनके आपने उपन्यासों का, आपने कचनार के फूल पढ़ा होगा। जी सर, कचनार। ये गोंड राजाओं का शासन था बुंदेलखंड से लेकर और नागपुर तक। जी सर। छोटा नागपुर तक। कहाँ गए वो राजे महाराजे? क्योंकि वो गोंड जात के थे, निम्न जात के थे। आपने उनको खत्म कर दिया, उनके इतिहास को दफन कर दिया। इस क्षेत्र पर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भील आदिवासियों के विद्रोह के अलावा जो अन्य आदिवासियों के नायकों ने भी अपना योगदान दिया है, उस पर भी काम किया जाना चाहिए। उस दिशा में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ, लेकिन यह काम कब तक होगा, कैसा होगा, अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, अगली किताब है ये चोरी चोरा विद्रोह स्वाधीनता आंदोलन सर। तो सर इसमें क्या इसमें दर्ज किया है आपने? देखिए, चौरी चौरा एक स्थानीय घटना है। चौरी चौरा एक स्थान का नाम है जो गोरखपुर के आस पास है। गोरखपुर से 20-22 किलोमीटर देवरिया रोड पर पड़ता है। इस आंदोलन में जनता ने, वहाँ की गरीब जनता ने जो काम किया वो अद्भुत था। गरीब जनता, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अब जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। गरीब जनता पर वार टैक्स लगाया गया, युद्ध कर थोपा गया, और गरीब जनता अपनी बर्तन और थाली बेचकर जो है इस टैक्स को अदा कर रही थी। राजे रजवाड़े जमींदार जनता को कोड़े मार कर असूल रहे थे। जनता आहत थी, उसके पास खाने का नहीं था। लोग अपने घर के बर्तन, स्त्रियों के गहने बेच करके कर अदा कर रहे थे। ऐसे समय में जनता ने, जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो जनता ने इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर विद्रोह शुरू किया कि भाई कपड़े का मूल्य इतना हो गया था, लोग तन नहीं ढक सकते थे, खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ गए थे। तो जब गांधी जी ने एक आह्वान किया कि भाई आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, तो गोरखपुर की ग्रामीण जनता सड़कों पर आ गई। इसी बीच दरोगा ने एक भगवान अहिर नामक व्यक्ति की पिटाई कर दी थी, जिस पर आक्रोशित होकर जनता इकट्ठा हुई 4 फरवरी 1922 को, और उन्होंने कहा कि हम दरोगा से पूछेंगे कि वो गरीब जनता को ऊपर जुल्म क्यों करता है, स्थानीय जमींदारों के दबाव में। क्योंकि बाजार जो था स्थानीय जमींदारों के नियंत्रण में था। वो जमींदार महंगे सामान बेचवाते थे, वो जमींदार जनता से टैक्स वसूलते थे, तो असली जुल्म तो स्थानीय जमींदार करते थे। तो जनता थाने पर गई दरोगा से पूछने, और इसी प्रक्रिया में चूँकि गोली चल गई थी, जनता मारी गई, तो जनता ने विद्रोह किया, सिपाहियों को घेर लिया और थाने में फूंक दिया। 23 सिपाही तुरंत मारे गए थे, एक चौकीदार दूसरे दिन मरा, कुल 24 लोग इस घटना में मारे गए। तो जिस ब्रिटिश सत्ता का सूरज कभी डूबता नहीं था दुनिया में, उस सत्ता को स्थानीय जनता ने एक थाने को फूंक करके ख़त्म किया।
तिरंगा झंडा उसी समय फहरा दिया गया था 4 फरवरी 1922 को। कुछ देर के लिए चौरी चौरा को आज़ाद करा लिया था स्थानीय जनता ने। ये और बात है कि सत्ता थी अंग्रेज़ों की और पकड़े गए लोग किसान, लगभग 250 किसानों पर मुकदमा चला। उसमें से 172 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई सेशन कोर्ट के द्वारा। 2 लोग मर गए, हाई कोर्ट में अपील हुई और हाई कोर्ट में अंत में 19 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई जो लोग फांसी पर चढ़े। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो 19 लोग ही नहीं, आजीवन सज़ा मिली थी 14 लोगों को और बहुत सारे लोगों को 8 साल, 5 साल, 3 साल की सज़ा मिली थी। किसी को प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। मैंने देखा है कि जो 19 लोगों की फांसी हुई उनके परिवार के लोग खाने बिना और मकान के बिना, स्वच्छ पानी के बिना जीवन बिता चुके हैं। और ये दुखद है कि देश की आज़ादी में जिन्होंने बलिदान दिया, जिनको फांसी हुई, उनको समुचित स्थान नहीं मिला और उनको गुंडों का कृत्य कहकर अपमानित किया गया। और ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे नेता जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं किया, केवल खद्दर पहनकर, टोपी पहनकर निकल पड़े, उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है और आज भी उनके पुरखे पेंशन ले रहे हैं। ये दुखद है। जबकि चौरी चौरा के गरीब जातियाँ जो बलिदान हो गई, उनके परिवारों को हमने कोई समुचित जो है एक तरीके से अपना जो कर्तव्य था नहीं निभाया उनके प्रति। इसलिए मैंने इस चौरी चौरा के बलिदान को, उसके विद्रोह को रेखांकित किया और मुझे इस बात का संतोष है कि इसको भी व्यापक पाठकों ने पढ़ा। स्वयं सरकारी स्तर पर जो अभी आपको शताब्दी वर्ष मनाया गया है चौरी चौरा विद्रोह का, तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी ही किताब ऐसी किताब थी जिसको सरकार ने भी इसको दिखाया, इस किताब को, और माननीय राज्यपाल महोदया ने भी इस किताब को ऑनलाइन के द्वारा जनता को दिखाया था। और इस किताब को पढ़ने के बाद से जनता के अंदर एक कम से कम इतिहास के प्रति एक गर्व का भाव आया कि नहीं, इस आज़ादी की लड़ाई में आम जनता का योगदान है। और ये मैं समझता हूँ कि मैं चूँकि उसी गोरखपुर क्षेत्र का रहने वाला था, कुशीनगर जनपद का, तो मैंने अपनी माटी का कर्ज उतारा, अच्छा लगा। जी सर, जिसमें औपनिवेशिक निबंध न्याय है ये चौरा चौरे पर, मतलब इसका ये दूसरा भाग है ना? जी हाँ, ये दूसरी किताब है। चौरी चौरा पर औपनिवेशिक न्याय अभी इसी वर्ष आई है, जनवरी 1922 में किताब आई है। इस किताब को मैंने 2 कारणों से लाया। एक तो शताब्दी वर्ष चल रहा था इस घटना के, 100 साल हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी एक किताब आनी चाहिए थी। पहली किताब मेरी 2014 में आई थी। तो इस किताब को मैं मुख्यतः जो उस समय की कॉलोनियल जस्टिस थी, जो ब्रिटिश सरकार की जो न्याय प्रक्रिया थी, जिस न्याय प्रक्रिया के तहत 19 लोगों को फांसी हुई, 14 लोगों को आजीवन कारावास मिला, उसकी मैं व्याख्या करना चाहता था और जनता को बताना चाहता था कि दरअसल वो न्याय केवल कहने के लिए न्याय था। और आज भी गरीबों के लिए देखिए, न्याय कहने के लिए न्याय आप करते हैं, न्याय के जो तौर तरीके हैं उससे आम जनता नहीं गुजर पाती है, महंगे वकील नहीं रख पाती है, या उसका कोई प्रभाव बहुत नहीं रहता है, उसके साथ कोई बड़ी शक्तियाँ खड़ी नहीं होती हैं। तो गरीब जनता को न्याय आज भी नहीं मिलता है और तब भी नहीं मिला था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का दंभ था कि चूँकि स्थानीय जनता ने थाना फूंका, लोगों को मारा, हमारे कर्मचारियों को जलाया, मारा, तो दंडित करना था, तो इसलिए उन्होंने फांसी दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने मर्सी पिटीशन जो दिया, जो दया याचिकाएँ दी, उस पर गौर से विचार नहीं हुआ और तत्काल उनको बहुत, आप देखेंगे कि 1923 में उनको फांसी दे दी गई है। तो इस किताब में मैंने उस पूरी न्यायिक प्रक्रिया को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने किस तरह से जजमेंट दिया। बस जी, अगली ये सर 2 किताबें और हैं जो साहित्य से संबंधित हैं सर। हाकिम सहाय का आखिरी आदमी, उपन्यास है सर? ये नहीं, कहानी संग्रह है। इसमें कहानी किसकी है सर? इसमें कहानी संग्रह है। मेरे इस समय तक 5 कहानी संग्रह आ चुके हैं और एक कहानी संग्रह में लगभग 13 कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ विभिन्न विषयों पर लेकर लिखी गई हैं, शॉर्ट स्टोरी है, एक तरह छोटी कहानियाँ हैं
कहानियाँ देखिए अक्सर समाज में जो समस्याएं होती हैं, जी सर। समाज में जो आपाधापी चलती है, उससे उठाई जाती हैं और उस कहानियों को आप नॉन एक तरीके से फिक्शन, आप एक तरीके से आप उसको रचते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज ही आप देखेंगे तो गांव में जो कुम्हारी होती थी, वो कुम्हारी का स्वरूप बदल चुका है। और पहले मिट्टी के बर्तनों में बहुत सारे काम होते थे, अब वो बदल चुका है। इसी तरह आप ये देखेंगे कि पढ़ाई लिखाई के तौर तरीके बदल चुके हैं। अब फीस इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। या फिर आप ये देखेंगे कि गांव की जो पूरी संरचना है, नरेगा और ऐसी योजनाओं ने लूट फूट और झूठ का गांव में बोलबाला पैदा कर दिया है। तो गांव में जितनी दुश्मनी आपको आज दिखाई दे रही है, जितनी नफरत दिखाई दे रही है, आज के 20 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। गांव में भाईचारा था। और हिंदू मुस्लिम का प्रसंग आपके सामने है कि हिंदू मुस्लिम में समाज को बांटा जा रहा है, दुश्मनी। एक कहानीकार का कर्तव्य होता है कि अपनी कहानियों में इन चरित्रों को उठाए जी सर। कि हिंदू मुस्लिम आप नफरत कौन पैदा कर रहा है और इससे किसका भला होने वाला है। जब हम एक ही जगह हिंदू को रहना है, एक ही जगह मुसलमान को रहना है, तो हमारे पात्रों में कैसे संबंध होने चाहिए, ये हमें कहानियों में रखना पड़ेगा। और गांव में जो लूट फूट और झूठ आज व्याप्त है, वो कहानियों में लाना पड़ेगा। तो मैंने अपने कहानियों में ग्रामीण जीवन के वर्तमान यथार्थ को उकेरने का प्रयास किया है। और मेरा ये कर्तव्य भी था, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से मैं आया था। तो शहरों के बारे में तो कहानियाँ लिखी जाती रही हैं, शहर में कहानीकार रहते ही हैं, लेखक रहते हैं। गांव से आने वाले लेखक कम मिलते हैं, इसलिए मैंने कहानियों के माध्यम से ग्रामीण जीवन के जो असलियत है उसको पाठकों के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सर ये लाला हरपाल की ये भी कहानी संग्रह है। देखिए, वही मैंने कहा मेरे 5 कहानी संग्रह है। सबसे पहला मेरा कहानी संग्रह था वही जो आपके हाथ में है, हाकिम सराय का आखिरी आदमी। और दूसरा संग्रह मेरा था बूचड़ खाना। तीसरा संग्रह मेरा था होशियारी खटक रही है। चौथा संग्रह मेरा था लाला हरपाल के जूते। और 5वां संग्रह अभी पिछले साल आया था, लाल बत्ती और गुलेल। तो 5 कहानी संग्रह हमारे इस समय हैं पाठकों के बीच में। 2 कहानी संग्रह मैंने संपादित किए हैं। एक कहानी संग्रह कथा में गांव मैंने संपादित किया था, जिसमें 20 के आसपास कहानियां हैं और अन्य कहानीकारों की भी कहानियां हैं, मेरी भी है और अन्य कहानीकारों की कहानियां हैं जो ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई हैं। दूसरा कहानी संग्रह मैंने संपादित किया जाति दंश की कहानियाँ। देखिए, गांव में जातिवाद का बोलबाला है। भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ समाज है। ये दुखद है कि हम इंसान नहीं बन पाए, जातियों में बट गए या बांट दिए गए और ऊंच नीच की खाइयों में बांट दिए गए। तो मैंने कोशिश किया कि हिंदी साहित्य क्या इस जाति दंश को महसूस करता है क्या, और प्रेमचंद के बाद के जो कहानीकार हैं उस जाति दंश को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और जाति दंश की कहानियों को संपादित किया। उसमें भी मेरे ख्याल से 20 या 22 कहानियाँ हैं और विभिन्न लेखकों की कहानियाँ हैं, मेरी भी कहानी है और जाति दंश को लेकर लिखी गई कहानियों का वो संग्रह है। तो इस तरह 2 मेरे संपादित कथा संग्रह भी हैं। जी सर, आप साहित्यकार और लेखक के अलावा आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देते हैं और इनके प्रोग्राम समय समय पर कंडक्ट करते रहते हैं। क्या मतलब किस तरीके से होते हैं पूरे पक्ष? देखिए, मैंने अभी कहा कि जनता का, जब आम जनता का, लोक का इतिहास आप लिखते हैं तो लोक की संस्कृति की भी बात आपको करनी पड़ेगी। गांव की जनता अनपढ़ थी। पहले अंग्रेजों के आने के पहले स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। इस यथार्थ को आप समझिए। स्कूल कॉलेज हमारे देश में बहुत बाद में आए हैं, अंग्रेजों के ज़माने में खुले हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। उसके पहले जो स्कूल कॉलेज थे, कॉलेज तो नहीं स्कूल थे, वो ज़्यादातर राजे महाराजाओं के थे और उन्हीं के बच्चे और उन्हीं के दफ्तर में काम करने वाले लोग पढ़ते थे। हाँ, 2-3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हमारे देश में थे। कुल संदर्भ 16 विश्वविद्यालयों का आता है, वो बौद्धकालीन थे, जिसमें तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी धरती ज्ञान विरोधी धरती रही।
हम लोग ज्ञान का विरोध करने में अपने को गौरव महसूस करते हैं आज भी और कर रहे हैं। पोंगा पंथ और पाखंड को बढ़ाने में हम ज़्यादा आनंद मनाते हैं। जी। तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया है, ये हमारे पास इसके साक्ष्य मौजूद हैं। तो उसके बाद से इस धरती पर विश्वविद्यालय नहीं थे, महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय नहीं थे, पठन पाठन नहीं था। अंग्रेज़ों के आने के बाद से वो रास्ता खुला और आम जनता उस पर पढ़ने लगी। लेकिन लोक संस्कृति जो थी, उस अनपढ़ जनता जो थी, वो चूँकि जो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वाचिक परंपरा में मैंने दादा ने अपने बेटे को सुनाया, बेटे ने अपने बेटे को सुनाया, या एक सास ने अपने बहू को सिखाया, बहू ने अपनी एक तरीके से कहिए बहू को सिखाया, और ये परंपरा चलती रही। तो गांव में जो गीत गाती हैं औरतें जी। वो लोकगीत जो है वाचिक परंपरा में है, वो लिखित किताब उसका नहीं रहा है, वो पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ गाती रही हैं, अनपढ़ लोग उसको गाते रहे हैं। वो लोक इतिहास है, वो लोक साहित्य है। तो लोक साहित्य पर भी काम, अब लोक इतिहास पर आप काम करेंगे तो लोक साहित्य पर काम करना ही चाहिए, क्योंकि वही लोक समाज की थाती है, और अब तक सदियों से वही रचा है लोक ने, क्योंकि कोई लेखक नहीं था, आम जनता ने जो भी रचा अपना दुख दर्द वो लोकगीतों में है। तो उसके लिए मैंने आज से 15-16 वर्ष पहले अपने गांव में लोक रंग सांस्कृतिक समिति के माध्यम से एक प्रयास किया कि लोक संस्कृतियों को बचाया जाए और उनको मंच पर प्रस्तुत करके जनता को बताया जाए कि हमारी संस्कृतियां सम्मान की चीज़ है, उनको देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, और उनके अंदर जो फूहड़पन आजकल फैलाया जा रहा है उसका विरोध किया जाना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा संस्कृति का विरोध किया जाना चाहिए, और जो हमारे मूल नृत्य हैं, जो गायकी है, जिसमें हमारी संवेदना है, हमारे दुख दर्द है, हमारे परिवार, हमारे समाज का इतिहास है, उसको व्यक्त किया जाना चाहिए। और लगातार 15-16 वर्षों से हम लोग अपने गांव में, ग्रामीण परिवेश में लोक संस्कृतियों को के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, उसको किताब के रूप में भी लोकरंग 1, लोकरंग 2, लोकरंग 3, लोकरंग 4 किताबें ला चुके हैं। और लोकरंग पत्रिका हर साल हम लोग लाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की लोक संस्कृतियाँ, चाहे भोजपुरी की हो, बुंदेलखंड की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, राजस्थानी हो, या फिर साउथ इंडियन दक्षिण भारत की हो, या मराठी हो, हर प्रकार की लोक संस्कृतियों को हम पाठकों के बीच में ले जाते हैं और बताते हैं कि ये हमारी संस्कृतियाँ हैं। केवल फूहड़पन हमारी संस्कृति नहीं है, तो केवल असभ्यता हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में बहुत शालीनता है, बहुत कोमलता है, और बहुत कुछ समाज के दुख दर्दों को। अब बुंदेलखंड के रहने वाले ईसरी फाग का बारे में आपने सुना होगा। जी, सुना है। ईसरी बहुत बड़े कवि हैं आपके बुंदेलखंड के, मौरानीपुर के पास। जी, उनके फाग को सुनिए, उनको पढ़िए, आपको लगेगा कि हमारी लोक संस्कृतियाँ होती क्या हैं। तो लोक संस्कृतियों को जब आप जिंदा रखेंगे या उनका अध्ययन करेंगे तो आप लोक समाज को समझेंगे। इसलिए मैंने लोक साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया है। तो हमारा काम लगभग हिंदी साहित्य और वंचितों का इतिहास और वंचितों की लोक संस्कृति, तीनों क्षेत्रों में रहा है। जी, आप सुन रहे थे सुभाष चंद्र जी को, और जितनी अभी हमारे पास मौजूद थी किताबें, क्योंकि सारी किताबों के बारे में अभी एक बार में बताना संभव नहीं है, तो 5 किताबें थी, 5 किताबों के बारे में बताया। आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए, बची हुई किताबों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, किस पे किताब लिखी गई है, ऐतिहासिक है या कहानी है या उपन्यास है, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में। और विदा लेने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे सर, आपने धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो मिलते हैं नए कार्यक्रम में। धन्यवाद।